सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 में आरोह भाग 2 जो पुस्तक अपनी मुख्य पुस्तक उसका हम अंतिम पाठ जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है वो पढ़ने जा रहे हैं। गज़ल, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गज़ल की। फिराक गोरखपुरी की है। रुबाइयाँ हमने पढ़ ली थी। गज़ल आज हम प्रसंग सहित व्याख्या इसकी देखने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। पहली गज़ल हम देख लेते हैं कि नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। ये पहली गज़ल है। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत गज़ल हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित फिराक गोरखपुरी की गज़ल से उद्धृत है। इस गज़ल में कवि ने प्रकृति चित्रण किया है। देखो, सबसे मुख्य बात यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्रकृति चित्रण। और प्रकृति चित्रण में भी क्या किया है? फूल खिल रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ इस पहली गज़ल में फिराक गोरखपुरी ने ये बताने की कोशिश की है कि प्रकृति में कैसा बदलाव हो रहा है। बगीचे में फूल खिल रहे हैं, उसकी सुगंध और उसकी जो रंग है, रंग बिरंगे फूल हैं, तो जाहिर सी बात है कि रंग बिरंगे फूल आकर्षित कर रहे हैं। तो ये हम प्रसंग में लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। नो रस यानी नया रस, नया रस। गुंचे, गुंचे कलियां। पंखुड़ियां या जो पंख या फिर हम कह दें पत्ते। नाजुक यानी कोमल, और गिरहें यानी गांठें। खोले या उड़ जाने को रंगोबू, रंग तो आप जानते हैं, और बू आता है यहाँ जो है सुगंध के लिए। गुलशन, गुलशन बगीचे को कहते हैं। पर यानी पंख। ध्यान दीजिए, यहाँ कठिन शब्दों का अर्थ जब हमने देख लिया, उसके बाद हम व्याख्या पे चलेंगे और व्याख्या करेंगे कि प्रस्तुत गज़ल में फिराक गोरखपुरी ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण करते हुए, बगीचे में खिलते हुए फूलों का चित्रण करते हुए यहाँ अपने भाव व्यक्त किए हैं कि जो नया रस कलियों में आ रहा है। ध्यान दीजिए, एक फूल खिलने की जो प्रोसेस है, पहले कली, कली के बाद फूल, कली के बाद फूल, यानी फूल बनने की जो पहली अवस्था है वो कली है। आपने वो दोहा सुना होगा बिहारी का, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन अवाल। ये अन्योक्ति का था। इसमें भी बिल्कुल उसको संदेश दिया गया था कि अभी कली रूप में है, इसलिए आप अपने राजपाट में ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ हम कह रहे हैं कि नए रस से भरी हुई कलियां अपने पंखुड़ियों की कोमल कोमल नाजुक नाजुक गांठें खोल रही है। अर्थात कली जो है वो घाट से अब धीरे धीरे उसके पत्ते निकल रहे हैं और फूल में वो परिवर्तित हो रहे हैं। कहने का भाव ये है कि फूल, कलियों से फूल बन रहे हैं। या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। जो बगीचा है, उस बगीचे में विभिन्न प्रकार के पौधे हैं फूलों के, तो उनके रंग अलग अलग है, यानी रंग बिरंगे हैं, और प्रत्येक फूल में से सुगंध भी आ रही है। तो कवि ने क्या कहा है कि या उड़ जाने को रंगोबू। अगर हम उस बगीचे में देखें तो मानो उस बगीचे में वो कलियों के जो पंख हैं वो अपने रंग और सुगंध से उड़ जाना चाहते हैं। पक्षी जैसे आसमान में उड़ते हैं, वो उड़ जाना चाहते हैं। भाव ये है कि उनका रंग और उनकी खुशबू दोनों फैल रही है।
यानी दूर दूर तक आसमान में उड़ रही है। तो वापस एक बार इसका देख लेते हैं कि फिराक गोरखपुरी ने इस गजल में प्रकृति चित्रण किया है। नए रस से भरी हुई कलियां अपने पत्तों को, पंखुड़ियों को, जो पंखुड़ियों की जो कोमल कोमल नाजुक नाजुक गांठें हैं उनको खोल रही है। अर्थात कवि ये कहना चाह रहे हैं कि कलियां अब फूल बन रही है और उन फूलों के विभिन्न रंग हैं और उनकी सुगंध है। तो कवि यहाँ आरोप कर रहा है कि वो फूल उनकी पंखुड़ियों, यानी जैसे पक्षियों के पंख होते हैं, वो फूल भी अपने उन पंखों से रंग बिरंगे और सुगंध को लेकर के आसमान में उड़ जाना चाहते हैं। तो विशेष की हम बात करें तो भाषा शैली पे हम बात करेंगे। भाषा शैली देखिए, उर्दू, फारसी, उर्दू, फारसी, हिंदी मिश्रित, उर्दू, फारसी, हिंदी मिश्रित ये भाषा शैली है। उसके बाद अगर हम अलंकार की बात करें, देखिए यहाँ पर ये पंखुड़ियों को गांठें खोलते हुए बताया, यानी प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया है, इसलिए आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण। और ये यह शब्द आ रहा है और यह शब्द आता है आपके संदेह अलंकार। किस में आता है? संदेह अलंकार। तो संदेह भी हो जाएगा। वो सुना होगा ना, नारी पीछे सारी है या सारी पीछे नारी है, नारी की ही सारी है या सारी की ही नारी है, द्रौपदी चीरहरण में वो इस प्रकार का संदेह है। और एक देखिए यहाँ पर आरोप किया है कि जैसे पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं वैसे रंग और सुगंध भी आसमान में उड़ रहा है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी हम यहाँ कर सकते हैं। हालांकि मानो शब्द यहाँ कहीं आया नहीं है, लेकिन आरोप हो रहा, उत्प्रेक्षा अलंकार हम यहाँ कर देंगे। तो इस प्रकार इस पहली गजल की हमने व्याख्या की। दूसरी गजल हम देख लेते हैं। फिराक गोरखपुरी की दूसरी गजल की व्याख्या हम देख रहे हैं। प्रसंग आप उसी प्रकार लिख लें पूर्ववत, जैसा मैंने आपको बता रखा है। और अब हम कठिन शब्दों को अगर हम देखें, तारे आप जानते हैं जो रात को चमकते हैं वो तारे, आंखें झपकावे है यानी नींद लेने की कोशिश कर रहे हैं, जर्रा जर्रा यानी कण कण, तुम भी सुनो हो यारों, सब कहते हैं रात, सन्नाटा कुछ बोल रहा है। तो ध्यान दीजिए, आप प्रसंग में ये जोड़ेंगे कि यहाँ रात का वर्णन है। किसका वर्णन है? रात का, या रात में प्रकृति का वर्णन है, यानी रात्रि का समय है और कवि उस रात्रि को देख रहा है। और क्या देखा उसने कि तारे आंखें झपकावे है, जर्रा जर्रा सोए है। कहने का भाव ये प्रकृति में जो कण कण है वो सोया हुआ है क्योंकि रात्रि का समय है, लेकिन उस प्रकृति के कण कण को सोते हुए देख करके कवि ये कह रहा है कि तारे आंखें झपकावे है। और आंखें कब झपकाई जाती है? जब आप नींद के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाते हैं। इसलिए कवि यहाँ कल्पना कर रहा है कि जैसे वो तारे भी अब नींद लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो आंखें झपका रहे हैं। यानी यूं भी कह सकते हैं कि प्रकृति जब सोई हुई है तब तारे जग रहे हैं। तुम भी सुनो हो यारों, इसलिए वो अपने मित्रों दोस्तों को कह रहा है कि हे यारों, आप भी सुनो कि सब में सन्नाटे कुछ बोल रहे हैं। इस शांत रात में, जब रात्रि का जो समय है बिल्कुल शांति से भरा हुआ है, इस शांत रात में भी सन्नाटे कुछ बोल रहे हैं, सन्नाटे भी कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि खामोशी छाई हुई है चारों तरफ और ये सन्नाटा, ये खामोशी भी कुछ बोलते हुए प्रतीत हो रही है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो भाव है, इन शब्दों का भाव बहुत गहरा है कि सन्नाटा बोलना, इसका मतलब यदि आप प्रकृति के साहचर्य को महसूस करें तो प्रकृति भी आपसे बात करती है।
कहने का भाव यह है कि वो सन्नाटा, वो शांत रात भी कवि को कुछ कहते हुए प्रतीत हो रही है। यानी अगर आप प्रकृति से तादात्म्य स्थापित कर लें, प्रकृति के साथ एकाकार हो जाएं, तो प्रकृति भी आपको कुछ बोलता हुआ महसूस करवाती है। और दूसरी बात ये भी है कि इस सन्नाटे में, क्योंकि शांत चारों तरफ का माहौल है, और इस सन्नाटे में कवि को कुछ याद आ रहा है, यानी पुरानी यादें झकझोर रही है। क्योंकि जब प्रकृति, रात का समय, जाहिर सी बात है कि जब सब कुछ सोया हुआ है, तो कवि ये कह रहा है कि सन्नाटा भी कुछ बोल रहा है। यानी हो सकता है उसके प्रियतम, उसके कोई पारिवारिक जो जन है, उसकी याद भी उसे आ रही हो। इसलिए इस गजल में रात्रि का शांत चित्रण कवि ने किया है और सन्नाटे को भी कुछ बोलता हुआ बताया है। भाषा शैली वही लिख देंगे जो पहले लिखी थी, उर्दू, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा शैली है। अलंकार आप जरूर देखिए, देखो यहाँ पर कण कण को सोया हुआ बताया है, मानवीय क्रियाओं का आरोप प्रकृति पे किया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण। यहाँ पर भी देखो सन्नाटों को कुछ बोलता हुआ बताया है, इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार हो गया। तारों को आंखें झपकाते हुए बताया है, इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार हो गया। तो इस प्रकार हम इस गजल का अर्थ लिख देंगे। फिराक गोरखपुरी की तीसरी गजल की हम व्याख्या देखने वाले हैं। प्रसंग हम पूर्ववत लिख देंगे, उसके बाद देखिए इसमें एक लाइन और जोड़नी है कि कवि अपनी फूटी किस्मत को लेकर के यहाँ अपने विचार व्यक्त कर रहा है, और दोनों ही एक दूसरे को कोस रहे हैं। किस्मत भी उस कवि को कोस रही है और कवि भी किस्मत को कोस रही है। यानी ध्यान दीजिए, एक तरफ तो आपके अकर्मण्य लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, या फिर कामचोर हैं, और दूसरी तरफ आपकी किस्मत है। तो ध्यान दीजिए कवि क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले हम यहाँ एक बार कठिन शब्द देख लेते हैं हम, वो या किस्मत। किस्मत यानी भाग्य हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोल लेवे है, हम किस्मत को रोल लेवे। ज़्यादा कोई कठिन शब्द नहीं है। व्याख्या करेंगे कि कवि फिराक गोरखपुरी यहाँ ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो अकर्मण्य लोग हैं, निकम्मे और कामचोर लोग हैं, वो अपनी फूटी किस्मत का रोना रोते हैं। लोगान तो कहते तो सुनोगे ना, हे भगवान मारी तो किस्मत ही फूट गई, मारो तो दुर्भाग्य ईशो। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या बात बताने की कोशिश की जा रही है कि जब अकर्मण्य, निकम्मे और कामचोरों को जो किस्मत मिलती है, तो दोनों एक दूसरे को रोते हैं। क्योंकि अकर्मण्य, निकम्मे और कामचोर लोग जो हैं वो अपनी किस्मत को दोष देते हैं। ये कहते हैं कि मेरी तो किस्मत खराब है, तो दोष किसको देते हैं? किस्मत को। तो इसलिए ये कहा कि हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक काम मिल रहा है। दोनों को क्या काम है? दोषारोपण का, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ना। और ये किस्मत भी है ऐसे निकम्मे, कामचोर और अकर्मण्य लोगों को पाकर के ये भी दुखी है। दुखी दोनों है। अगर ये किस्मत सोच रही है कि अगर ये काम करने लग जाए तो मैं इसकी सही हो जाऊं, और ये अकर्मण्य लोग अगर यहाँ कर्मठ हो जाएं, आलसी नहीं रहे, तो उनकी किस्मत में सुधर जाएगी। कुल मिलाकर के किस्मत और उस अकर्मण्य, निकम्मे लोगों को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप न करके अपने कर्म को महत्व देना चाहिए। अगर निकम्मा व्यक्ति काम करेगा तो उसकी किस्मत वैसे ही बदल जाएगी।
तो न तो किस्मत को शिकायत होगी न उसको शिकायत होगी। तो क्या कहा, देखिए, हम हो या किस्मत हो हमारी, कवि कह रहा है कि चाहे मैं हूँ चाहे मेरी किस्मत है, दोनों को एक ही काम मिला। एक काम कौन सा, दोषारोपण का, एक दूसरे पर आरोप लगाने का। एक तो कह रहा है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है और एक कह रहा है कि मुझे अच्छा आदमी नहीं मिला है। यानी कोई अच्छा आदमी मिलता तो मैं उसकी किस्मत बन जाती, यानी मैं उसके लिए अच्छा काम करती। तो दोनों को एक ही काम मिला, आरोप प्रत्यारोप का। किस्मत हमको रोले हुए है, यानी किस्मत हमको रो रही है। किस्मत हमको इसलिए रो रही है कि मैं कर्मठ नहीं हूँ, कामचोर, निकम्मा, आलसी हूँ। इसलिए किस्मत ऐसे आदमी को पाकर के हताश निराश है और हम किस्मत को रोले हुए हैं। और हम किस्मत का रोना रो रहे हैं कि मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मेरा तो दुर्भाग्य ही ऐसा है। अगर काम करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। इस प्रकार का वर्णन यहाँ कवि ने किया है। फिर देखिए, जो अकर्मण्य, निकम्मे और कामचोर लोग होते हैं, ये असफलता का रोना रोते हैं। और सारा दोष किसको देते हैं, अपनी किस्मत को। अगर वो कर्म करेंगे तो किस्मत उसकी बदल जाएगी। अब यहाँ भाषा शैली वो की वही लिख देंगे, उर्दू, फारसी, हिंदी मिश्रित भाषा शैली है। और यदि अपन अलंकार की बात करें, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो ले। अब ये रोना जो क्रिया है ये मनुष्य की क्रिया है। मानवीय क्रियाओं का आरोप करने से यहाँ मानवीकरण अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें। चौथी गजल में हम आ चुके हैं। फिराक गोरखपुरी ने अपनी चौथी गजल में क्या कहा है वो देख लेते हैं। प्रसंग आप उसी प्रकार लिखेंगे और प्रसंग के नीचे एक पंक्ति जोड़ देंगे कि निंदा करने वाले लोगों पर व्यंग्य है। निंदा करने वाले लोगों पर व्यंग्य किया है कि जो निंदा करने वाले लोग हैं वो स्वयं ही अपने चरित्र को उजागर करते हैं। यानी जो व्यक्ति किसी की निंदा कर रहा है, उंगली उठा रहा है, आप देखिए ना, उंगली उठाते तो जैसे ये उंगली उठाते हैं तो सामने वाले पे एक उंगली उठ रही है और ये 3 उंगलियां जो है ये मेरे स्वयं की तरफ उठ रही है। यानी अगर कोई आदमी किसी पर उंगली उठाता है तो उसकी तरफ एक उंगली उठती है लेकिन स्वयं की तरफ 3 उंगलियां उठती है। तो कहने का भाव यहाँ है ये है कि निंदा करने वाले लोग स्वयं अपने चरित्र को देख लें। वो खुद तो देखते नहीं है, इसलिए अपने चरित्र को उजागर करते हैं। और ये निंदा करने वाले लोगों के जो अवगुण है, ईर्ष्या, द्वेष, ये ईर्ष्या द्वेष का भाव उनका उजागर हो जाता है। देख लेते हैं एक बार हम कठिन शब्द। जो मुझको बदनाम करे, बदनाम करे का मतलब यहाँ निंदा करने से, निंदा करके उसको बदनाम करता है। काश वह इतना सोच सके मेरा पर्दा, पर्दा का मतलब रहस्य, मेरा पर्दा खोल ले है या अपना पर्दा खोल ले। तो ध्यान दीजिए क्या कहने की कोशिश की है फिराक गोरखपुरी ने। यहाँ ये कहा है कि जो व्यक्ति निंदा करता है, वो निंदा करने वाला व्यक्ति ये भूल जाता है कि वास्तव में वो अपने ही चरित्र को उजागर कर रहा है, अपने ही अवगुणों को वो उजागर कर रहा है। क्या कहा है, जो मुझको बदनाम करे, कवि कह रहा है कि जो व्यक्ति मेरी निंदा करता है, मेरे अवगुणों को बखान करता है, मेरे बारे में गलत राय लोगों को देता है, मेरी निंदा करता है, काश वह इतना सोच सके। मेरी निंदा करने से पहले वो लोग जरा सोच ले, अपने बुद्धि से इतना विचार कर ले, मेरा पर्दा खोल ले। यानी मेरी निंदा करके वो मेरे बारे में मेरे रहस्य को खोल रहे हैं या अपना पर्दा खोल रहे हैं या अपने रहस्य को खोल रहे हैं। अर्थात निंदा करने वाले लोग जो हैं वो स्वयं ही अपने चरित्र को उजागर कर रहे हैं, अपनी ईर्ष्या, द्वेष और जो दुश्मनी का भाव है ये वो व्यक्त कर रहे हैं। अर्थात
वो मेरे उस पर्दे को, मेरे चरित्र को उजागर न करके अपने स्वयं के ही अवगुणों को वो उजागर कर रहे हैं। इसलिए निंदा करने से पहले एक बार निंदा करने वाले लोग इस बात को जरूर सोच ले। कहने का भाव ये है कि दूसरों की बुराई करने से जिनकी बुराई की जा रही है उनका तो बुरा नहीं होगा, बल्कि खुद ही बदनाम होंगे। इसलिए दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। फिराक गोरखपुरी की गजल संख्या 5 में हम पहुंच चुके हैं और प्रसंग आप पूर्ववत लिख देंगे और ये जरूर लिखेंगे कि इस गजल में कहा क्या गया है कि जो सच्चा प्रेमी है, सच्चा प्रेमी, उसको ये संसार दीवाना कहता है। तो एक सच्चे प्रेमी को उस प्रेम के सौदे में क्या मिला, इसका यहाँ वर्णन किया गया है। तो कठिन शब्द हम देख लेते हैं। ये कीमत भी, ये कौन सी कीमत? ये जो सच्चे प्रेम की जो कीमत है, सच्चे प्रेम में क्या मिला, क्या मिला? उसको दीवाना का टैग मिला। यानी संसार ने उसको क्या कहा? दीवाना कहा, पागल कहा। रही है तो प्रेम में पागल है। तो ये कीमत भी अदा करे हैं बदरुस्ती होश हवास, यानी पूरे होश हवास में सोच समझ करके, सोच समझकर, पूरी तरह सोच समझ करके तेरा सौदा करने वाले, यानी जो प्रेम में जो सौदा है, दीवाना भी हो ले। यानी सौदा कब होता है? जब एक चीज कोई देता है और दूसरी प्राप्त करता है। कवि कह रहा है कि मैंने प्रेम दिया और बदले में मुझे क्या मिला? दीवानापन, पागलपन। तो ध्यान दीजिए, व्याख्या हम करेंगे। कवि फिराक गोरखपुरी इस गजल में एक सच्चे प्रेमी को प्रेम में प्राप्त होने वाले उस दीवानेपन के बारे में यहाँ कुछ लिख रहा है कि ये कीमत भी अदा करें। एक सच्चा प्रेमी जो एक प्रेम के उस पाक और पवित्र रिश्ते को डूब करके महसूस करता है, उस सच्चे प्रेम में उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पूरी तरह से सोच समझ करके जब उस प्रेमी ने वो प्रेम किया तो उसको क्या कीमत चुकानी पड़ी? तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी बोले हैं। यानी हमने जो तुमसे सच्चा प्रेम किया, उस प्रेम के बदले, उस प्रेम का सौदा करने पर हमें इस दुनिया ने दीवाना कहा, अर्थात दीवाना का हमें टैग मिला। दीवाना कह करके, पागल कह करके ये दुनिया में पुकारती है। कहने का भाव ये है कि एक सच्चा प्रेमी जब अपने प्रेम को अभिव्यक्त करता है तो उस प्रेम के बदले में संसार उसको दीवाना या पागल कहती है। तो कवि ये कहना चाह रहा है कि वो सच्चा प्रेमी इस पागलपन वाले, इस सौदे में मिलने वाले उस पागलपन को भी वो पूरी तरह सोच समझ करके स्वीकार कर रहा है, उसको अपना रहा है, लेकिन वो अपने प्रेम को नहीं छोड़ रहा। एक प्रेम के प्रति जो समर्पण का भाव है, समर्पण का भाव है, जो एक निष्ठता का भाव है, जो अनन्यता का भाव है, ये भाव उस सच्चे प्रेमी में नजर आ रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इस प्रेम के सौदे में, चाहे दुनिया मुझे पागल कहे, लेकिन मैं पूरी तरह सोच समझ करके ही इस कीमत को अदा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस प्रेम के मार्ग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। कहने का भाव यह है कि चाहे कितने ही कष्ट आए, संकट आए, लेकिन मैं ये रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। स्क्रीनशॉट ले लें। गजल संख्या 6 फिराक गोरखपुरी की, इसकी सह प्रसंग व्याख्या हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्रसंग तो हम पहले लिखे थे, वैसा का वैसा लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ एक इस गजल का पूरा सार है कि जो सच्चा प्रेमी है, सच्चा प्रेमी अपने प्रेम को अभिव्यक्त नहीं करता है और
चुपके चुपके रोता है। तो सबसे पहले ये देखें कि यहाँ फिराक गोरखपुरी ने वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है कि एक सच्चा प्रेमी जिसने अपना सर्वस्व न्योछावर करके प्रेम को प्राप्त किया था, लेकिन अब वो वियोग में जी रहा है, इसलिए तेरे गम, गम कहते हैं दुख, जो प्रेम जनित जो दुख है, तेरे दुख के का पासे अदब, पासे अदब कहते हैं कि सम्मान, या फिर सम्मान कह दो, या फिर कह दो लिहाज या आदर, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। यानी जो सच्चा प्रेमी है वो दुविधा में है, वो द्वंद्व में गुजर रहा है। और द्वंद्व क्या है? दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, कबीर ने कहा ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जो सच्चा प्रेमी है, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, एक तरफ संसार है जो उसके प्रेम को समझता नहीं है। यदि वो संसार और संसार के लोगों के सामने अपने प्रेम को अभिव्यक्त करे तो संसार उसको पागल कहेगी, इसलिए वो संसार के सामने अपने प्रेम को अभिव्यक्त नहीं करता है। और दूसरी तरफ उसका सच्चा प्रेम है जिसको वो भुला नहीं सकता है, इसको भुला नहीं सकता है, भुला नहीं सकता है और इसको कह नहीं सकता है। संसार को कह नहीं सकता है और अपने सच्चे प्रेमी को भुला नहीं सकता। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर तकलीफ में है, दुख अगर वो झेल रहा है, आप उससे बात कीजिए, वो कह देगा तो उसका दुख हल्का हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहता नहीं है तो अंदर ही अंदर वो घुट घुट करके मरता है। ठीक ऐसा ही भाव यहाँ फिराक गोरखपुरी ने अभिव्यक्त किया है कि तेरे गम का पासे अदब है। एक सच्चा प्रेमी वियोग में अपने जीवन को जी रहा है और वो ये कह रहा है कि हे प्रियतम, मैं तेरे उस सच्चे प्रेम को भुला नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ। और एक तरफ तो तेरे उस सच्चे प्रेम के कारण जो दुख उत्पन्न हो रहा है, वियोग का दुख है, और दूसरी तरफ मुझे तेरे प्रति आदर मान सम्मान का भाव भी है, लिहाज भी है, अर्थात मैं तेरे प्रेम को श्रेष्ठ समझता हूँ, सबसे ऊपर रखता हूँ, इसलिए मैं तेरे प्रेम को क्या नहीं कर सकता, भुला नहीं सकता हूँ। और कुछ दुनिया का ख्याल भी, दूसरी तरफ दुनियादारी है, दुनिया के लोग उस सच्चे प्रेम को नहीं समझेंगे। तो दोनों तरफ मुझे, एक तरफ तेरे सच्चे प्रेम का आदर है, मुझे उसका ख्याल है, दूसरी तरफ ये दुनिया है जो मेरे उस प्रेम को समझेगी नहीं। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले, इसलिए न तो निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है, न तो तुझे भुला पा रहा हूँ, न संसार को कह पा रहा हूँ, इसलिए सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले। इसलिए इस संसार से सबसे अपने आप को छुपाता छुपाता चुपके चुपके गुट गुट करके रो रहा हूँ, उस प्रेम के वियोग में मैं तड़प रहा हूँ। ऐसा भाव यहाँ एक सच्चे प्रेमी का व्यक्त हुआ है, यानी सांसारिकता से दूर है और संसार के लोगों को अपने प्रेम के बारे में बताना नहीं चाहता है। भाषा शैली वही है, उर्दू फारसी हिंदी मिश्रित है। चुपके चुपके में देखो यहाँ कौन सा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ हो जाएगा। तो उस द्वंद्व के कारण वो सच्चा प्रेमी दुखी है और अपने दुख को वो इस प्रकार न तो कह सकता है, न अपने सच्चे प्रेम को भुला सकता है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फिराक गोरखपुरी ने अपनी इस 7वीं गजल में बहुत ही प्रेम में जो मुख्य बात है उसको बताने की कोशिश की है, और वो है समर्पण। कौन सा भाव है? समर्पण का भाव, यानी जितना दोगे उतना पाओगे। संतुलन की बात की है कि प्रेम में, इस लेन देन में क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए। तो देखते हैं, प्रसंग हम पूर्ववत लिख देंगे। और यहाँ इस गजल में कवि ने प्रेम में
इस बात की व्याख्या की है कि प्रेम में सच्चा प्रेमी जितना दे पाता है उतना ही वो लेने का अधिकारी भी हो जाता है, यानी संतुलन जरूरी है। कठिन शब्द देख लेते हैं। फितरत कहते हैं आदत। आदत का कायम है तवाजुन, संतुलन। तवाजुन किसे कहते हैं? संतुलन। आलम कहते हैं संसार। हुस्न कहते हैं सुंदरता। और इश्क कहते हैं प्रेम। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। तो व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत गजल में कवि फिराक गोरखपुरी ने इस संसार में सुंदरता और जो प्रेम का संतुलन है उस पर बात की है कि इस संसार में सुंदरता और प्रेम के संतुलन की आदत जरूरी है, यानी इन दोनों में संतुलन बहुत जरूरी है। क्योंकि इस सुंदरता और प्रेम में जो व्यक्ति, जो जैसे सच्चा प्रेमी है, ये सच्चे प्रेमी के ये एक पक्ष है, ये दूसरा पक्ष है। यहां स्वार्थी नहीं बनना है। देखो सबसे बड़ी बात है कि स्वार्थी न बने। प्रेम में स्वार्थ नहीं चलेगा। इसलिए क्या कहा है कि उस सच्चे प्रेम में एक पक्ष इस दूसरे पक्ष को जितना प्रेम देता है, बदले में इस दूसरे पक्ष से पहला पक्ष उतना ही प्रेम पाने का अधिकारी होता है। तब जाकर के इनमें बैलेंस बनता है, संतुलन जरूरी है। केवल आप पाना ही पाना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं, ऐसा असंतुलन इस सुंदरता और प्रेम में चलने वाला नहीं है। इसलिए संतुलन की बात की है, यानी जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। अर्थात आप जितना अपने आप को न्योछावर करते जाएंगे, जितना अपने आप को समर्पित करते जाएंगे, जितना प्रेम दूसरे को देते जाएंगे, उतना ही आप प्रेम पाते भी जाएंगे। तो कहा है कि इस संसार में सुंदरता और प्रेम के संतुलन की एक आदत है कि इस प्रेम और सुंदरता के इस क्षेत्र में जो व्यक्ति जितना दे पाता है वो उतना ही ले पाता है। अर्थात खुद को जितना खोले, जितना वो समर्पण दूसरों को करेगा, उतना ही वो प्राप्त करेगा। तो ध्यान दीजिए, भाषा शैली आप वही करेंगे, उर्दू, फारसी, हिंदी मिश्रित। और अगर हम अलंकारों की बात करें तो देखिए उतना ही पाते हैं जितना खोते हैं। अर्थात खो रहा है फिर पा रहा है, एक तरह से विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार हो गया? विरोधाभास अलंकार है इसमें। इसलिए प्रेम में संतुलन जरूरी है। स्वार्थी नहीं होना चाहिए प्रेम में किसी व्यक्ति को। स्क्रीनशॉट ले ले। गजल संख्या 8 हम पढ़ रहे हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। फिराक गोरखपुरी ने इस गजल में एक बात बताने की कोशिश की है, और वो मुख्य बात यह है कि शायरी की ऊपरी चमक दमक न देखकर भीतरी सौंदर्य देखें, या कला पक्ष को ज़्यादा महत्व न देकर भाव पक्ष को महत्व दें। देखिए, प्रसंग हम पहले जैसा लिख देंगे, उसके बाद प्रसंग में ये पंक्तियाँ जरूर अपने को ऐड करनी है कि यहाँ फिराक गोरखपुरी ने अपने पाठकों को सीधा सीधा ये संदेश देने की कोशिश की है कि प्रत्येक चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। कोई शेरो शायरी उर्दू की जो है बाहरी चमक दमक अगर वो अच्छी लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके भीतर सौंदर्य है। यानी बाहरी चमक दमक न देखें,
आप उसके भीतर के भाव को भी देखें, उसके भीतरी सौंदर्य को भी देखें, तब आप निर्णय लें कि कौन सा कवि अच्छा लिख रहा है और कौन सा कवि अच्छा नहीं लिख रहा है। तो कठिन शब्द देखेंगे, आबोताब। आबोताब कहते हैं शायरी, और असरार यानी चमक दमक। न पूछो तुम भी आंखें रखते हो, आंखें रखो का मतलब ज्ञान रखते हो। यानी तुम जानते हो कि बाहरी सौंदर्य क्या होता है और भीतरी सौंदर्य क्या होता है। ये जगमग बेतों, बेतों कहते हैं उर्दू का शेर जो होता है उसको बेंत कहते हैं। दमक है या हम मोती रोले हैं। यानी कवि ने अपने शेरों को मोती के समान बताया है। यानी ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात नहीं होनी चाहिए। जो बाहरी चमक दमक से दिख रहा अंदर खोखला हो तो फिर उस शेर का मतलब भी क्या है। तो क्या कहा देखिए कवि ने, आबोताब असरार न पूछो तुम भी आंखें रखो हो। हे मेरे पाठकों, इस शेरो शायरी को पढ़ने वाले पाठक वर्ग को वो संकेत कर रहा है कि इस शायरी की बाहरी चमक दमक को ही मत पूछो, केवल बाहरी चमक दमक को ही मत देखो। तुम भी आंखें रखे हो, यानी तुम भी ज्ञान रखते हो कि बाहरी चमक दमक जरूरी है या भीतरी सौंदर्य जरूरी है, कला पक्ष जरूरी है या भाव पक्ष जरूरी है। तो भाव पक्ष को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, भीतरी सौंदर्य को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उसके भावगत जो अभिव्यक्ति है उसको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। ये जगमग बेतों की दमक है। वो कवि ये कहना चाह रहे हैं कि ये उर्दू के शेरों की जगमग करती बाहरी चमक दमक है या हम मोती रोले हैं। अर्थात तुम्हें क्या प्रिय है, क्या तुम चाहते हो कि ये बाहर से जो जगमगाते हुए जिनका कला पक्ष अच्छा है, जो बाहरी सौंदर्य जिनका नजर आ रहा है वो तुम्हें प्रिय है, या हम मोती रोले, या जो हमने ये उस आंतरिक भीतरी सौंदर्य को लेकर के जो ये उर्दू लिखे हैं ये मोती के समान है। किसके समान है? मोती के समान है। तो ये तुम्हें पसंद है। अर्थात तुम्हें निश्चय करना है, तुम्हें निर्णय करना है कि तुम्हें बाहरी चमक दमक वाले उर्दू की शेरो शायरी पसंद है या हमने जो भीतरी सौंदर्य को लेकर के, भाव पक्ष को लेकर के मोती के समान जो शेरो शायरी की है वो तुम्हें पसंद है। अर्थात तुम बाहरी चमक दमक वाले शेरों को पसंद न करके भीतरी सौंदर्य वाले हमारे मोती जैसे इन शेरों को जो है पसंद कीजिए। इस प्रकार का भाव यहाँ कवि का व्यक्त हुआ है। विशेष में हम वही लिख देंगे कि एक तो उर्दू फारसी हिंदी मिश्रित शब्दावली है और कहीं कहीं मुहावरों का प्रयोग हुआ है। देखिए आंखें रखो हो और मोती रोले हैं, ये मुहावरे हैं, मुहावरों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। फिराक गोरखपुरी की गजल संख्या 9 में यहाँ वर्णन किया कवि ने वियोग श्रृंगार का। वियोग श्रृंगार का यानी एक प्रेमी को अपने प्रियतम की याद किस प्रकार आ रही है उसका यहाँ वर्णन किया है। इसलिए वियोग श्रृंगार का अच्छा उदाहरण यहाँ है। प्रसंग हम पहले जैसा लिख देंगे, कठिन शब्दों के अर्थ हम देख लेते हैं। ऐसे में तू याद आए है अंजुमन में कहते हैं शराब की महफिल, और रिंदों को कहते हैं शराबी। रात गए गर्द कहते हैं आसमान। फरिश्ते जिसे हम कहते हैं देवता कह दो या देवदूत कह दो। बाबे गुनाह यानी कर्म का लेखा जोखा या पापों का लेखा। जग खोले है, जग कहते हैं संसार।
देखिए क्या कहने की कोशिश की है यहाँ। कवि ये कह रहा है कि उस प्रियतम को अपनी प्रियतमा की याद आ रही है, वियोग श्रृंगार में जो तकलीफ है, जो दर्द है, वो उससे सहन नहीं हो रहा है। रात का समय है और उस रात के समय में ऐसे में तू याद आए, तू यानी यहाँ प्रियतम, वो कह रहा है कि रात के समय में उसको प्रियतमा की याद किस प्रकार आ रही है, उसकी जो प्रेम जनित यादें हैं वो उसको किस प्रकार उद्वेलित कर रही है। वो बताया कि ऐसे में तू याद आए है अंजुमन मय में रिंदों को। जैसे शराबी को केवल शराब पसंद होती है और यदि शराब उसको समय पर नहीं मिले तो उद्वेलित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे शराबी को शराब की महफिल में केवल शराब ही दिखती है, इसी प्रकार यहाँ उस प्रियतम को केवल और केवल अपनी प्रियतमा की याद आ रही है। समर्पणशीलता, एक निष्ठता, अनन्यता और एकाकार हो जाने का भाव यहाँ परिलक्षित है। रात गए गर्द पे फरिसे, फिर आगे वो बता रहा है कि वो प्रियतम अपनी प्रियतमा को वैसे ही याद कर रहा है, जो पल जो समय उसने अपने प्रियतम के साथ बिताए हैं उनको वो याद कर रहा है। कैसे? रात गए गर्द पे फरिश्ते, जैसे रात के समय में आसमान में देवदूत देवता आते हैं और पापों का वो इस संसार में किस व्यक्ति ने कौन से पाप किए उसका लेखा जोखा वो रखते हैं, पाप का वो कैलकुलेशन करते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे वो देवता देवदूत इस संसार में लोगों का, उन पापों का, उनके कर्मों का लेखा जोखा कर रहे हैं, वो कवि भी अपने प्रियतम को उनकी पुरानी यादों को उसी प्रकार याद कर रहा है। तो कहने का भाव यहाँ ये है कि एक सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम की उन यादों को भुला नहीं पा रहा है। और दूसरी बात हम ये भी देख लें कि जो सच्चा प्रेमी होता है जब वो अपने प्रियतम की यादों को भुला नहीं पाता है तो ऐसा एक धारणा चल रही है कि वो शराब पी करके उसको भुला देना चाहता है। तो यहाँ पर इसका ये भी अर्थ हम लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। भाषा देखिए उर्दू फारसी हिंदी मिश्रित है और कहीं कहीं उपमा अलंकार का भी इसमें प्रयोग हुआ। फिराक गोरखपुरी की इस अंतिम गज़ल में फिराक गोरखपुरी ने ये बताने की कोशिश की है कि उसके पाठक वर्ग ऐसा महसूस करते हैं कि उसकी गज़ल और मीर की गज़ल एक जैसी है। यानी फिराक गोरखपुरी जो हैं इनकी जो गज़ल है, इस गज़ल की जो तुलना है वो मीर की गज़लों से की है। यानी मीर की गज़लें जैसे प्रभावी है ऐसे ही फिराक गोरखपुरी की गज़लें भी प्रभावी है। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या कहा है, कठिन शब्द देख लेते हैं। सदके, सदके यानी बलियारी। फिराक एजाजे सुकून, एजाजे सुकून का मतलब हो गया आपके बेहतरीन शायरी। कि कैसे उडाली ये आवाज़ इन गज़लों के पर्दों में, यानी रहस्य में। तो मीर की गज़लें बोल रहे हैं या इन गज़लों के पर्दों में, यानी इन गज़लों में मीर की गज़लें बोल रही है। तो देखिए व्याख्या क्या करेंगे। फिराक गोरखपुरी की बेहतरीन शायरी पर बलियारी हैं, न्योछावर हैं, क्योंकि फिराक गोरखपुरी की जो आवाज़ है वो उन्होंने ये आवाज़ मीर की गज़लों से कैसे उड़ा ली है। अर्थात जैसे मीर की गज़लें प्रभावशाली है, उसकी आवाज़ प्रभावशाली है, ऐसे ही फिराक गोरखपुरी की बेहतरीन शायरी में ये आवाज़ भी प्रभावशाली है। यह आश्चर्य व्यक्त कर रहा है कवि कि उसकी गज़लों में मीर की गज़लों का प्रभाव कैसे आ गया, कैसे उसने मीर की गज़लों में जैसी अभिव्यक्ति होती है वैसी अभिव्यक्ति उसने प्राप्त कर ली। इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोल रहे हैं, अर्थात फिराक गोरखपुरी की जो गज़लें हैं उनमें जो अभिव्यक्ति है उनमें मीर की गज़लों के समान गुण है, अर्थात मीर की गज़लों जैसा भाव, सौंदर्य, अभिव्यक्ति, गुणवत्ता फिराक गोरखपुरी की गज़लों में है।
तो इस प्रकार हम इसका ये अर्थ लिख देंगे। विशेष में वो ही लिखेंगे, उर्दू, हिंदी, फारसी इनकी मिश्रित भाषा से ली है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फिर निश्चित रूप से ये गज़लों की जो व्याख्या मैंने की आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।